बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की मार्च 2021 की विज्ञान विषय की वर्कशीट। विज्ञान की वर्कशीट जो कि मार्च 2021 की है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ आपकी स्कूल का नाम और आप यहाँ लिखोगे कक्षा 8वीं। ठीक है, और इससे शुरू करते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो खंड अ है, इसमें प्रश्न पहला है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए। तो इसमें अब इसके बाद प्रश्न पूछे अ वाला है। इसमें अ वाला है, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। मतलब उन पे यदि प्रहार किया जाएगा, यदि पीटा जाएगा, ठीक है, बार बार उन्हें आघात किया जाएगा तो पतली शीट में परिवर्तित हो जाती है, धातुओं का गुण होता है। अब वह लोहे को टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा? तो इसका उत्तर होगा पेशीय बल। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसमें एक चित्र दे रखा है। ये चित्र जो कि अमीबा का है। ठीक है, अब इसके आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें अ वाला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा अमीबा। फिर वह यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो अमीबा जो है सूक्ष्म जीवों के प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो यह कुटपात की सहायता से आकार बदलता है। इसके जो इस तरह के जो आकार होते हैं बाहर की तरफ अमीबा में, ये इन्हें कुटपात कहा जाता है और इसके आधार पर यह अपनी आकृति बदलता रहता है। फिर अगला है, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इस जीव के द्वारा होता अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस। प्रश्न नंबर 3 का अ है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो ये आंख का चित्र, इसे नामांकित करना था, आप अपनी पुस्तक में से देखकर भी कर सकते हो। तो इसमें है क्रिस्टली लेंस है, नेत्रोद है, ये पुतली है, परितारिका, ठीक है, दृष्टिपटल, द्रक तंत्रिका, कांचाभ द्रव। अगला है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं नहीं देख सकते, क्योंकि जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कमरा अंधेरा, वहां प्रकाश है ही नहीं, इसलिए हम उस कमरे में रखी किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तब तक हम वस्तुएं नहीं देख सकते। अगला जो स है, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? तो यहाँ हमें बताना है कि नियमित होगा या विसरित। तो वस्तु का नाम यहाँ है, परावर्तन का प्रकार हमें इधर लिखना है। तो पहली है लकड़ी की मेज, इससे विसरित परावर्तन होगा। दर्पण नियमित परावर्तन, फिर गत्ते का पृष्ठ विसरित परावर्तन और स्टील की थाली से नियमित परावर्तन। प्रश्न नंबर जो 4 है, वहां पर भी हमें एक चित्र दे रखा है। ठीक है, एक संयोजन दे रखा है और यहाँ पर ये बल्ब है। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला? इसके 3 संभावित कारण लिखिए। तो 3 संभावित कारण है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है, इस कारण से वह नहीं जला है। दूसरा, तारों का संयोजन सही नहीं हुआ, मतलब तार कहीं ढीले रह गए होंगे जिसके कारण कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही हो। और तीसरा है कि विद्युत धारा प्रवाहित न हो पाई हो। तो इसका यहाँ पे है कि विद्युत धारा जो कि हमने जिस द्रव में इसे रखा है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ही यहाँ पे धन और ऋण जो बनेंगे। ठीक है, और उससे ये बल्ब जलेगा, लेकिन हो सकता कि यहाँ से विद्युत धारा ही प्रवाहित न हो पाई हो। तो इस प्रकार हम कारण लिख सकते हैं। अब अगला है, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए उसमें अम्ल, क्षार या लवण मिलाकर विद्युत का चालक बना सकते हैं। मतलब उसमें यदि कुछ अशुद्धि मिला दी जाएगी तो वह विद्युत का चालक बन जाएगा। अगला है सवाला, खेतों में जल देने के लिए 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आधुनिक विधियां है ड्रिप सिंचाई और दूसरा स्प्रिंकलर, फुहारे द्वारा सिंचाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है,
नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखिए। तो ये जो वाद्य यंत्र है यहाँ नाम दे रखे हैं और ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान मुख्य भाग यहाँ लिखना हमें। तो वीणा, वीणा में जो कंपायमान भाग होता है वो उसका तार होता है। तबला या ढोलक में चमड़ी या झिल्ली जो उसके ऊपर होती वह है। बांसुरी में वायु ही कंपायमान होती है। गिटार में तार होते हैं। हारमोनियम में भी वायु स्तंभ ही होता है जो कि कंपायमान होता है। और झांझ में जो है उसकी जो डोरी होती है वह कंपायमान होती है। इसी का अगला जो प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण से मानव के सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। और दूसरा, ध्वनि प्रदूषण से मानव में अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, सिरदर्द आदि बीमारियां होती है। आप अपने अनुसार और भी लिख सकते हो, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, इससे चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा होती है। और यदि अधिक ध्वनि प्रदूषण होगा, हमारे सुनने की क्षमता से अधिक तीव्र ध्वनि होगी, तो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एक दिन बुझो जूते की एक दुकान पर गया। वहां पर तरह तरह के जूते रखे थे। बुझो को वहां कोई भी ऐसा जूता नहीं दिखा जिनके सोल तले खांचेदार न हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बुझो को ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसने कारों, बसों, ट्रकों के टायरों पर भी बने देखे। अब बताइए, जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं, जिससे घर्षण होता है, वह पकड़ अच्छी रहती है। ठीक है, अब इसमें ब वाला है, जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जूतों के सोल तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। अगला है, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलीथीन, रबर, बेकेलाइट, मेलामाइन। तो वाहनों के जो टायर है वह रबर के बनाए जाते हैं। ठीक है, रबर के। अब अगला जो है, इसमें खंड ब जो दे रखा है प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें प्रश्न नंबर 7वां है, वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्र कर लिखिए। तो वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी के कारण को प्राकृतिक या मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो प्राकृतिक कारण लिखने हैं वनों की कमी के, और यहाँ मानव निर्मित कारण लिखने हैं वनों की कमी के। तो प्राकृतिक कारण में हम लिखेंगे वर्षा की कमी या अनियमित, आग लगना या सूखा पड़ना, वन्य जीवों की कमी क्योंकि वन्य जीवों से ही परागण होता है, और यदि परागण ही नहीं होगा तो नए वृक्ष पैदा नहीं होंगे, और पोषक तत्वों की कमी क्योंकि धरती में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। और मानव निर्मित कारण है वृक्षों की कटाई, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये लिख दिए हैं। अब अगला है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो 4 दुष्परिणामों में यहाँ पर एक पहले हमें दे रखा है, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। दूसरा है पर्यावरण का असंतुलन होना, वर्षा में कमी, मिट्टी का कटाव होना, ऑक्सीजन की कमी होना, ग्लोबल वार्मिंग होना। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो पृथ्वी के ताप के स्तर में वृद्धि से बता दिया है यहाँ पर। अब अगला है, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। ठीक है, तो वनोन्मूलन से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे कई जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। और यहाँ पर आपको वन्य प्राणियों के चित्र चिपकाना है। आपकी पुस्तक में से या कहीं पेपर वगैरह में से काटकर आप यहाँ पर चित्र चिपका सकते हो वन्य प्राणियों के, है ना। वनों के प्राणी जो है शेर, हाथी, बंदर, ठीक है, जो भी वन के प्राणी हैं उनके यहाँ पे चित्र आप चिपका सकते हो। अगला जो डी वाला है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय उद्यान वह स्थान है जहाँ प्राकृतिक वातावरण में जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है। और 2 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, वन और वर्षा में क्या संबंध है? तो वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं
वन अधिक होने पर वर्षा भी अधिक होती है, जबकि वनों की कमी से वर्षा कम होगी। अगला प्रश्न एफ वाला है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो उत्तर है हमें कागज की बचत करना चाहिए, क्योंकि कागज का निर्माण पेड़ों से होता है, क्योंकि हम जितने कागज उपयोग करेंगे उतने पेड़ काटे जाएंगे, इसलिए हमें कागज की बचत करना चाहिए। और कार्यों की सूची बनानी थी यहाँ पर, जिससे हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो ये सूची है, कागज के दोनों ओर लिखना चाहिए, यदि संभव हो तो पुराने कागज का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, फिर ऑनलाइन कार्य करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। उसके बाद इसी में जो ब वाला है, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना नीचे दी गई सारणी अनुसार कीजिए। तो यहाँ दे रखा है आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान। तो आपतन कोण का मान हमेशा ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण 30 डिग्री का है, तो परावर्तन भी 30 का ही होगा। यहाँ 45 है तो ये भी 45 का होगा, ये 60 है तो ये भी 60 का, और ये 90 है तो ये 90 का। अब हमें यहाँ रेखा चित्र बनाना था, तो आप एक सरल रेखा यहाँ पर खींच लोगे पहले, और फिर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण, या फिर अपने अनुसार भी बना सकते हो, अंदाज से बना सकते हो आप, यदि उसकी सहायता से ना बनाओ तो यहाँ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का इधर और इधर भी 30 डिग्री का होगा, मतलब आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा दोनों तरफ। उसी प्रकार इसमें भी हमने बता दिया, ये आपतन कोण जो 45 डिग्री का है, परावर्तन कोण भी 45 का है, और इसमें जो है 60 डिग्री का आपतन कोण है और परावर्तन कोण भी 60 का। और यहाँ पे हमें 90 डिग्री का बताना था, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है बिल्कुल सीधा होता है यहाँ पर। तो ये जो आपतन कोण है, हमने इधर तीर का निशान बना दिया, और परावर्तन कोण है इधर तीर का निशान बना दिया, मतलब दोनों ही सीधी रेखा में होंगे। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो चुका है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।